नमस्कार। नमस्कार। इधर कोरोना विवाद का एक पूरक विवाद हो गया है। पूरक विवाद इसलिए कह रहा हूं, कोरोना तो जो चल रहा था, जिससे जो नुकसान हो रहे थे, जो लोगों को तकलीफें हो रही थी और जिस महामारी में हम लोग जूझ रहे थे, उसमें अगर कोई और विवाद होता है तो बहुत खराब लगता है। सिस्टम का विवाद हो समझ में आता है कि या क्योंकि नई परिस्थितियां हैं, नए तरीके से हमको निपटना है, तो हो सकता है गलतियां भी हो रही हैं और चूक भी हो रही है और उसमें फिर एक सिस्टम इवॉल्व करता है, चीजें इवॉल्व करती हैं और धीरे-धीरे चीजें ठीक होने लगती हैं। लेकिन यहाँ दूसरा ही किस्सा है। किस्सा ये है कि आयुर्वेद और अब एलोपैथ का जो विवाद हुआ है, वो अपने आप में अलग है और दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं इसे पहले ही कह देता हूँ, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि आयुर्वेद आपकी कितनी पुरानी चिकित्सा व्यवस्था है, जिस चिकित्सा व्यवस्था पर हम सबको गर्व होना चाहिए। 5,000 साल से ज्यादा चिकित्सा व्यवस्था को, विश्व में 2 ही चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है, चीन और भारत की सबसे पुरानी मानी जाती हैं। लेकिन धीरे-धीरे चीन ने क्या किया? चीन ने उस अपनी जो चिकित्सा व्यवस्था थी उसको परिष्कृत किया, उसको और मजबूत किया और साइंटिफिकली डेवलप किया और उस पर मोहर लगवाई। मोहर डब्ल्यूएचओ की लगवाई, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ की लगवाई और उस तरीके से उसको आगे बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य इसलिए रहा हमारी आयुर्वेद व्यवस्था के साथ में कि हमने उस तरीके के काम नहीं किए। हम हल्दी तक को पेटेंट कराने में हमारी जान निकल गई और बहुत मुश्किल से हम उसमें आगे बढ़ पाए और जबकि हल्दी को लेके अन्य देश, अन्य उस पे ज्यादा हमारा कब्जा करने की कोशिश करने लगे। ये वही हल्दी है, ये वही काली मिर्च है जिसने हमको बहुत कुछ कोरोना के दौर में हमें थोड़ी बहुत जो एक शुरुआती दौर के निजात दिलाए थे। लेकिन अब इधर आयुर्वेद के जो योग गुरु जी ने कहना चाहिए, योग गुरु रामदेव ने जिस तरीके से इसका प्रचार फैलाया, योग को फैलाया और फिर आयुर्वेद में धीरे-धीरे करके आया और फैलाने की कोशिश की। उसके बाद आयुर्वेद और एलोपैथ का जो विवाद हुआ, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने एलोपैथ को सिरे से खारिज करने की कोशिश की और ये कहा कि हाँ, गंभीर बीमारियों में उसका काम है और उसी तरीके से आयुर्वेद को लेकर के एलोपैथ ने उसको खारिज करना शुरू किया कि अगर इतना ही होता तो खुद बाबा रामदेव या उनके जो परम शिष्य हैं, वो क्यों एम्स में भर्ती होते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। होना ये चाहिए था देश में कि ये दोनों ही चिकित्सा व्यवस्थाएं पूरक हैं और पूरक मानी जानी चाहिए। क्योंकि इसको एक साइंटिफिक रूप दिया जाना है तो इस रिसर्च का रूप होना है। तो इस मामले पे क्योंकि मैंने सोचा कि एक ऐसे शख्स से बात की जाए जो बहुत सारे विषयों को साइंटिफिकली साबित करने में जिनकी योगदान रहा है, काम किया है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मिहिर भोले साहब की, प्रोफेसर मिहिर भोले, जो एनआईडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं और उन्होंने बहुत सारा काम, क्योंकि उनकी थ्योरी या उनको समझ जो है वो रिसर्च को लेकर के है, तो इस पर उनसे बातचीत मैंने कहा की जाए ताकि वो समझा सके कि होना क्या चाहिए और हो क्या दुर्भाग्यपूर्ण गया। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर भोले आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया। मैं इस विवाद पे ही आता हूं, तो क्या आपको लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण विवाद बचा जा सकता था और इसके उस जो विवाद में किया गया उससे नुकसान किसका हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि ये इस विवाद से निश्चित रूप से बचा जा सकता था, बचने की संभावना थी और अगर आप सही ढंग से इसको निष्पक्ष ढंग से अगर इसके बारे में सोचना चाहें तो दोनों पक्ष हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी क्या अगर हम कहें कि ज्यादती की है, एक दूसरे के साथ नादानी दिखाई है और वो जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इतने जो सुलझे हुए और मैच्योर लोग हैं उनसे इस तरीके के रिएक्शन की अपेक्षा नहीं थी। बाबा रामदेव तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं और उनका जो योगदान है योग और आयुर्वेद के लिए
जो जगह उन्होंने बनाई है और विश्व के पटल पे जिस किस्म से आयुर्वेद और योग को उन्होंने और उसके प्रभाव और उसके रिजल्ट को जिस तरीके से उन्होंने स्थापित किया, इसमें तो जो उनका योगदान है उससे कोई नकार नहीं सकता। इसलिए वो श्रद्धेय हैं बहुत लोगों के, हमारे भी, आपके भी। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी भावावेश में लोग या अतिरेक में कुछ ज़्यादा कह जाते हैं, और अगर वो कह जाते हैं तो उसका एक बहुत सरल सा उपाय था कि उसके बारे में अपनी मंशा बाद में जब विवाद हो तो स्पष्ट कर दी जाए कि भाई वो मेरा हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा कह गया हूँ, पर मैं उसके लिए चलिए आप मानता हूँ कि मुझसे मैंने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। तो एक तो पक्ष उनका था, और दूसरा पक्ष जो है, जो उनके जिसको हमने प्रतिद्वंदी बना के खड़ा कर दिया, उनके एडवर्सरी के तौर पे जो खड़ा कर दिया कि एलोपैथ, और उधर से जो फिर रिएक्शंस आने शुरू हो गए, वो सारे रिएक्शंस इस किस्म के रिएक्शन आने लगे जैसे लगा कि ये दो या तो आइडियोलॉजीज के बीच में या दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, या कहें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जिस किस्म से नाजी और अलाइड फोर्सेस आपस में लड़ रही थी, उस किस्म का एक विवाद का जो है अननेसेसरी एक उसको एक रंग देने की कोशिश की गई। बिल्कुल वो कोई भी समझदार आदमी इस देश में इन दोनों रिएक्शन के खिलाफ है, जो उस तरफ से क्रिया हुई और इस तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई। तो ये दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया आपस में जिस किस्म से सामने में आई, तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी समझदार आदमी इन दोनों में से किसी को भी एंडोर्स करता है। और जो एक समझदार सोचने वाला दिमाग है इस देश का, आम नागरिक जो हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं, समझते हैं कि दोनों का जो योगदान है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक देखा जाए तो पूरी चिकित्सा पद्धति के लिए जो हमारा जो प्रयास होना चाहिए था, वो ये होना चाहिए था कि जिस देश में आयुष मंत्रालय, आयुष के नाम पे बाकायदा एक मंत्रालय है, वहाँ पे तो ये एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनते, सपोर्ट करते, क्योंकि एक जो रोगी है उसकी इच्छा क्या है, वो चाहता क्या है। रोगी तो स्वस्थ होना चाहता है। अब स्वास्थ्य लाभ उसको जो भी दे दे, जिस माध्यम से भी मिल जाए, उसके लिए तो वो अच्छा है, उसके लिए तो वही बेहतर है। तो इसको विवाद का रूप न दे के हम शायद एक कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म के तौर पे अगर हम इसको खड़ा करते इस देश में, तो ये बहुत अच्छा होता। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ समय के लिए ये एक विवाद खड़ा हो गया है देश में, और आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सा दौर चल चुका है। और आखिर में एक बात मैं जरूर कहूँगा कि ये एक अजब से माहौल से देश गुजर रहा है, जिसमें लोग विचित्र प्रकार की प्रतिबद्धताएं दिखाने लगे हैं, और उनकी प्रतिबद्धताएं इतनी कठोर और जटिल होती चली जा रही हैं कि वो दूसरा जो पक्ष है उसके व्यू को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो लोग पोलराइज्ड हो जाते हैं, लोग स्टैंड ले लेते हैं, और वो इतने हार्डन हो जाते हैं कि फिर लगता है कि नेगोशिएशन की, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, ये मैं इशारा करना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की गई, मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कहा गया कि साहब एलोपैथी के लिए बाकायदा 20 सवाल खड़े कर दिए गए, और कहा गया कि जब आप बीपी नहीं ठीक कर सकते, आप डायबिटिक नहीं ठीक कर सकते, तो बड़ी बड़ी चीजें क्या ठीक करेंगे वाला हिसाब है। ये एक माना जा सकता है, क्योंकि माना इसलिए जा सकता है कि एलोपैथ में ज्यादातर ये देखा गया है कि रिवर्सल चीजें नहीं होती, जो मूल बीमारियां होती उनकी रिवर्सल वो नहीं होती, जबकि आयुर्वेद वगैरह में होती है। और हमारे यहाँ आयुर्वेद की एक परंपरा है, बड़ी परंपरा है। मैंने जैसे पहले कहा कि शायद आप करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, तो 5000 साल से ज्यादा पुरानी आपकी व्यवस्था है, पद्धति है। अगर आप इसको ठीक से करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने जिन बीमारियों की जो मूल बीमारियां बन के आगे बड़ी और बीमारी बनती है, उससे, चाहे अगर बीपी है या डायबिटिक है या और भी इस तरीके की 4-5-6 बीमारियां हैं, अगर वो ठीक हो जाती तो आगे बड़ी बीमारियों में नहीं तब्दील होती हैं। तो इसके रिवर्सल की व्यवस्था आयुर्वेद में थी, लेकिन बहुत सारी और बीमारियों की व्यवस्था थी आयुर्वेद में। लेकिन हमने ये भी तो गड़बड़ की है कि इन आयुर्वेद की मतलब इन बीमारियों को एक ठीक से साइंटिफिक रूप नहीं दिया, और ठीक करने को लेकर के, मतलब इनका निदान करने को लेकर एक साइंटिफिक रूप नहीं दिया, और साइंटिफिक रूप ना देने के कारण वो
एक उसको बस सिर्फ आप एक अंधविश्वास में ज़्यादा करा दिया गया कि नहीं साहब हल्दी, धनिया, मिर्चा खाने से आपका कोरोना का शुरुआती दौर। ये बात सच है कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो इन मसालों की वजह से ज़्यादा बनती है और शायद कोरोना का जितना बड़ा अभी रूप आप देख रहे हैं अभी, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता अगर लोग इस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता पे विश्वास नहीं करते या डेवलप नहीं करते। लेकिन वही सवाल है कि क्यों नहीं आयुर्वेद विज्ञान ने इसको बहुत साइंटिफिक रूप नहीं दिया या एलोपैथ में अभी तक, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग फार्मा इंडस्ट्री जिसे कहते हैं उसका दबाव। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी ने टाइप 1 डायबिटिक के लिए सब कुछ सब तय हो गया, सब चीजें बहुत अच्छा रिसर्च किया, लेकिन फिर अचानक ये सवाल उठा, अरे ये तो डायबिटिक की दवाओं का और बाकी हम इंसुलिन का जो काम करते हैं वो सब धंधा चौपट हो जाएगा, इसलिए वो रिसर्च ही बंद कर दी गई जो पैसे दे करके होती थी बाकायदा। तो ये एक विवाद जो है इसको कैसे एक हल किया जाएगा या क्या इसका रास्ता, ये आप बताएं जरा। देखिए, मैं 2-3 बातें इसमें कहना चाहूँगा। उसके बाद मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि मैं नाम के आगे डॉक्टर लिखता हूँ मैं, लेकिन मैं वो मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं पीएचडी वाला नहीं, वो तो शोध सब जानते हैं, हमने पहले ही कह दिया था शोध है वो, ठीक है। तो जो शोध वाला जो डॉक्टर है उसका नज़रिया थोड़ा-सा एक अलग किस्म से होता है। ये मैंने एक हल्के ढंग से बात कही। तो जो शोध का जो नज़रिया है उसके हिसाब से अगर मैं इस बात को कहना चाहूँ, एक कोई बड़ा श्लोक है, उसकी एक पंक्ति है संस्कृत में जो बहुत पहले मैंने एक कार्यक्रम में सुनी थी। वो कहता है न औषधम किंचितम। वो उसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें कुछ न कुछ औषधीय गुण नहीं हो। तो इस सिद्धांत पे, इस मूल सिद्धांत पे आयुर्वेद काम करता है और इसके साथ और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं। मैं आयुर्वेदाचार्य भी नहीं हूँ, तो मैं उन गहराइयों में नहीं जाऊँगा। मोटे तौर पे जो बातें हैं जो आम आदमी समझना चाहता है, समझने की क्या ज़रूरत है कि क्या ये वास्तव में एक विज्ञान है या ये एक ऐसे ही कुछ ट्रायल एरर का एक अनुभव है जिस अनुभव के आधार पे हमने कुछ देख लिया। साइंस की भाषा में, रिसर्च की भाषा में उसको कहते हैं एम्पेरिकल। तो एम्पेरिकल है यानी कि आपके पास अनुभव है, उसका रिसर्च आपने किया और उसका अनुभव है और उसके बेसिस पे आपने कोई निष्कर्ष निकाला। तो जो विज्ञान आप समझिए, ये आयुर्वेद का जो सोर्स अगर हम देखने जाएं तो अथर्ववेद में हमारे इसकी चर्चा होती है। अथर्ववेद में जो चर्चा होती है उसमें अथर्ववेद करीब ईसा के 1400-1500 साल पहले लिखी गई थी। अब उसमें वो जिक्र आता है और उसके बाद से ये उस पर लगातार लोगों के शोध चलते रहे होंगे। ये निश्चित है कि उस समय के जो शोध थे वो उतने साइंटिफिक और टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थे, जिसको हम रिसर्च की भाषा में करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते होंगे और प्रयोग करते होंगे और उसको ऑब्जर्व करते होंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या फल निकलता है। एक लंबे समय तक उसको ऑब्जर्व करने के बाद किसी नतीजे पे पहुंचते होंगे। तो ये प्रक्रिया रही होगी। अब जहाँ तक बात हुई एलोपैथी की, एलोपैथी तकरीबन समझिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत में 200 साल 1800 कुछ में, मतलब 1800 समथिंग में मानते हैं कि शुरुआत हुई इसकी। अब ये जो है ये उस पीरियड में ये साइंस डेवलप हुआ जिस पीरियड में लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और तमाम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये सारी चीजें उसके बैकग्राउंड में थी। तो साइंस का नजरिया चीजों को देखने का थोड़ा ज्यादा अलग हो गया था, ज्यादा एक्सपेरिमेंटल था और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स, इक्विपमेंट, इन सब चीजों पे बेस्ड था। इसकी वजह से एलोपैथ ने जो क्वांटम लीप ली, जो जंप लिया, जो उसकी उसमें जो प्रगति हुई वो निश्चित रूप से बहुत तेज हुई, बहुत सराहनीय हुई और उस स्तर पे जाके हुई जिस स्तर पे अब तक लोग देख नहीं पा रहे थे। मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके भी नीचे लेवल पे वो देख नहीं पा रहे थे और उन्होंने देखा और उस चीज को स्थापित किया। शल्य चिकित्सा का भी जो सवाल है, जो सर्जरी की हम बात करते हैं, वो सर्जरी भी इसलिए इतनी एडवांस हो सकी क्योंकि सर्जरी के पीछे जो टूल्स, इक्विपमेंट, वो सारी चीजें थी वो साइंस ने ऑलरेडी मुहैया करा दी थी। तो ये साइंस काफी डेवलप कर गया। अब
माजरा ये है कि अगर एक साइंस डेवलप कर गया और दूसरा नहीं कर उस तरह से नहीं कर सका, तो जरूरत ये थी कि उसको कहीं पे रुके और उसको भी डेवलप करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए और क्या जरूरत है, क्या साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए, उसको समझने की जरूरत थी। और रिसर्च तो इस बात पे निर्भर करता है, रिसर्च का जो पूरा, साइंस का जो पूरा मिजाज है, साइंस का मिजाज तो इस तरफ इशारा करता है कि हम चीजों को सीधा नकारते नहीं हैं, फेस वैल्यू पे नहीं नकारते हैं। और रिसर्च भी इसी बात को कहता है, तभी हम रिसर्च में कहते हैं कि हम हाइपोथेसिस खड़ा करते हैं और हाइपोथेसिस को हम प्रूव या डिसप्रूव नहीं करते, हम टेस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पद्धति थी, इस पद्धति को, आयुर्वेद की पद्धति को और ज्यादा साइंटिफिक, चूंकि अब हमारे पास टूल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, हमारे पास सारे संसाधन हैं, उसके माध्यम से इसको टेस्ट करने की जरूरत थी, इसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने की जरूरत थी, इसको और बेहतर रूप देने की जरूरत थी, ताकि ये एलोपैथ को कॉम्प्लीमेंट कर सके, उसके साथ चल सके। तो शायद मुझे लगता है ये बहुत बेहतर होता। अब तक नहीं हो सका, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और अंत में एक और बात है इसके साथ, कि जहाँ तक हम भारतीयों का सवाल है, कुछ हद तक हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी भारत के डॉक्टर ही इस पे सबसे ज़्यादा उग्र हैं, और वो अपने, ठीक है, मैं उनको नकार नहीं रहा, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, सब बहुत योगदान, बलिदान दिया इस पीरियड में, और बहुत योगदान रहा है उनका, और उसके लिए सारे नतमस्तक हैं उनके आगे। पर एक बात है, आपको ये भी समझना चाहिए साथ में, कि ये विज्ञान भारत का ओरिजिनल, प्रामाणिक और सबसे पहला विज्ञान है चिकित्सा की पद्धति के क्षेत्र में। तो ये आपके लिए, आपकी एक धरोहर होनी चाहिए थी, एक फाउंडेशन होना चाहिए था, ताकि उसके बेसिस पे आप और फर्दर रिसर्च करते और इसको भी साथ लेके चलते। कि एलोपैथी तो हम जानते ही हैं, लेकिन चूंकि हम भारतीय डॉक्टर हैं और हमारी परंपराओं में आयुर्वेद भी है, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, भले हम उसको प्रैक्टिस करें नहीं करें, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि ये हमारे राजनेताओं से पिछले 72 साल में, शुरुआत में दौर में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई और उन्होंने ही उसको महत्व नहीं दिया? आप जो कह रहे हैं वो पहले से अगर पूरक बना करके एलोपैथी या एलोपैथ के कर्ता धर्ता जितने देश में हुए, देश में स्वास्थ्य मंत्री एक से एक बड़े डॉक्टर हुए हैं, बड़े जानकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने ही उसको इग्नोर किया, और जिसकी वजह से चीज आगे नहीं बढ़ पाई। या ये कहें कि आयुर्वेद के उन्होंने इतना दबाव नहीं डाला कि जिससे सरकारें इस पे कुछ आगे काम कर पाती, या मंत्रालय जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय था वो आगे काम कर पाता? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी अपनी धरोहर है, जो हमारी अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं के बारे में भी उतनी ही सजगता, जागरूकता और सीरियसनेस के साथ हमको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत थी, कि उसमें कितनी शक्ति है, कितना स्ट्रेंथ है, वेदर इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग, ये प्रश्न होना चाहिए था। तो अगर हम उस नज़रिए से देखते, और तो शायद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आयुर्वेद और बहुत सारी जो अलग दूसरी पद्धतियां भी हैं, उसके ऊपर भी एक शोध हो सकता था। तो शोध हुआ नहीं। शोध की जो रिसर्च का जो एक एटीट्यूड है, टेम्परामेंट है, ये तो मानना पड़ेगा कि वेस्ट में हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा रिसर्च सेंट्रिक हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये मेरा अपना कन्विक्शन है, अपना विश्वास है, कि अगर आयुर्वेद पश्चिमी देशों की देन होती, वहां पे अगर वो उपजा होता और वहां पे वो चीज पैदा हुई होती, तो उन्होंने अभी तक उसको शिखर पे पहुंचा दिया होता। लेकिन हम बहुत कंडेमनेशन में चले जाते हैं। हम अपनी चीज़ों के बारे में, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी हर चीज़ बहुत अच्छी है, लाजवाब है, ये एक शोधकर्ता होने के नाते मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता, इसको खारिज करता हूँ। लेकिन मैं इस बात पे भी यकीन रखता हूँ कि अगर कोई ज्ञान, कोई विज्ञान हमारे समाज का हिस्सा रहा है, तो उसको परखने की, और बहुत साइंटिफिक ढंग से परखने की जरूरत थी, जिसमें हमने कोताही की, जिसमें आयुर्वेद ने भी एक स्तर पे जाने के बाद अपने को मॉडर्न अप्रोचेस के साथ अगर शायद जोड़ने की कोशिश की होती, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे प्रयोग हो सकते थे, बहुत अच्छी दवाइयां निकल सकती थी। कौन जानता है, शल्य चिकित्सा जिस स्तर पे सुश्रुत छोड़ के गए थे, उससे भी बहुत आगे निकल जाती शल्य चिकित्सा। तो ऐसी
बात नहीं है, उसको किया जा सकता था, लेकिन कहीं पे इच्छा शक्ति का अभाव था, विजन का अभाव था, और रिसोर्सेज तो अभी के समय में मुझे लगता है कि भारत रिसोर्स रिच कंट्री है, रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं है। ये कन्विक्शन जो होना चाहिए, एक नेशनल कन्विक्शन टू एक्सप्लोर योर हेरिटेज, उसके स्ट्रेंथ और उसके प्राइड को कैसे आप लेके आगे चल सकते हैं और मानव समाज की किस तरीके से उस माध्यम से सेवा कर सकते हैं, मुझे लगता है इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इस पर विवाद करने की जरूरत नहीं है, और हम विवाद में खामखा फंस गए। अब सवाल ये है कि ये इनका विवाद दोनों महान व्यक्तियों में देख लीजिए या संस्थाओं में देख लीजिए, आयुर्वेद संस्था और फिर इनकी डॉक्टरों की संस्था, जो आईएमए ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है इस समय इसको लेकर के, वो इसका अंत कैसे संभव है? क्या आपको लगता है क्या किया जाना चाहिए? एक हेडमास्टर को बुलाएं, हेडमास्टर बुलाए दोनों को और कहे अब चुप रहो और उसके बाद काम करो, अपना अपना काम करो बैठ करके, या आपको लगता है इससे किसी का कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं व्यावसायिक हित जुड़े हुए हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आयुर्वेद में भी अब क्योंकि व्यावसायिक हित बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत सारे भयंकर और बहुत ही बड़े स्तर पर होते हैं जिसको आप नकार कतई नहीं सकते। वहां पर आज भी ऐसी स्थिति है जिसको अब मैं मानने लगा हूं कि वहां एलोपैथ में बहुत सारी चीजों का, शल्य चिकित्सा को छोड़ दीजिए, तो आपका उपचार एक हो जाएगा, लेकिन आपके लिए हमेशा से वो चीज चली जाए ये होना मुश्किल होता है, लगातार आपके साथ रहती है वो चीजें। उसी तरीके से आयुर्वेद में भी इस समय, क्योंकि व्यवसाय, कोरोना काल ने एक नया मौका भी दिया है लोगों को विभिन्न तरीके की चीजों को लेकर के, और अब तो बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए, तो ये व्यवसाय का हित आपसी ना टकराने पाए, क्या किया जाना चाहिए दोनों को? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो विवाद है अपने आप में बड़ा बहुत सतही स्तर का विवाद है। ये कोई गंभीर विवाद नहीं है। मैं इसको एक गंभीर विवाद के तौर पे न देखता हूँ, न मैं चाहता हूँ कि भारत के लोग देखें इसे, दुनिया के लोग देखें। ये एक उबाल है एक दूसरे के प्रति जो कुछ हद तक नकारात्मक सोच, या कुछ हद तक एक दूसरे से संवादहीनता कहें, आप कम्युनिकेशन गैप कहें, जो उसकी जो परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और निश्चित रूप से कोई एक समझदार व्यक्ति अगर इसमें मेडिएट करे, जो दोनों विषयों को जानता हो, इन सारी चीज़ों की गहराइयों को समझता हो, दोनों के स्ट्रेंथ वीकनेस को समझता हो, तो वो इस मामले को सुलझाया जा सकता है। ये इतना बड़ा विवाद न है, न था, और न इसको होना चाहिए। तो एक तो स्पष्ट बात है। दूसरी दो तीन और मूलभूत बातों की तरफ मैं आपका, और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं और बड़ा सामयिक है विषय, उसकी तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से बच्चे इस देश में एमबीबीएस के लिए तैयारी करते हैं, क्या आपने सुना कि कभी आयुर्वेद पढ़ने के लिए भी बच्चे उस प्रकार से तैयारी करते हैं? नहीं करते हैं। एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा जिस प्रकार से बनाई जाती है और जिसमें जितना बहुत कड़ी स्क्रीनिंग के बाद आप बच्चों को उसमें सेलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं जो बाद में चल के डॉक्टर्स बनते हैं, शायद मुझे लगता है कि उसके हिसाब से देश में वैसी पद्धति हमने आयुर्वेद के लिए नहीं की, क्योंकि आयुर्वेद को हमने उस किस्म से स्थापित नहीं किया। एक मॉडर्न साइंस के तौर पे हमको अभी तक ये दिमाग में हमारी ये धारणा बैठा दी गई है कि ये बहुत एंशियंट मेथड है, एक मॉडर्न साइंस नहीं है, और एंशियंट मेथड और मॉडर्न साइंस के बीच में एक फर्क है, एक डिफरेंस है। तो ये जो मेथड है, अब इसको अगर हम मॉडर्नाइज करने की दिशा में काम करें, और उस मॉडर्नाइजेशन की दिशा में किसी एक व्यक्ति की ज़रूरत नहीं से काम नहीं चलेगा। इसमें सरकार को भी आना पड़ेगा, इसमें समाज को भी आना पड़ेगा, इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी आना पड़ेगा, और तमाम लोगों को वैसे जो कि इससे जुड़े हैं उनको आना पड़ेगा, और ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एक, सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये एक साइंस है जिसके बारे में हम बहुत चीज़ों को भुला चुके हैं, भूल चुके हैं, और उसकी अब उतने विस्तार में मैं नहीं जाता। बहुत जुड़े हुए मामले भी हैं कि बहुत सारी वनस्पतियां थी जो अब नहीं मिलती, बहुत तरीके के मिनरल्स थे जो शायद अभी उपलब्ध नहीं हो, तो उपचार में फ़र्क पड़ सकता है। मॉडर्न साइंस में वो सारी चीज़ें रिवाइज हो चुकी हैं। तो पहले अगर हम ये मान लें कि ये एक बहुत कारगर उपचार पद्धति थी और ये साइंटिफिक थी, तो उस पर फर्दर रिसर्च करके उसको इम्प्रूव करने की दिशा में क्या किया जा सकता है। हमारे पास काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, हमारे पास ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, और ऐसी तमाम संस्थाएं हैं
बोटानिकल रिसर्च है और तमाम किस्म के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। क्यों इन सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा करके आयुर्वेद के साथ जोड़ के और आयुर्वेद को एक नए फॉर्म में उभारने की कोशिश नहीं हो रही है इस देश में? इस पर सोचना पड़ेगा। और ये इस झगड़े की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उससे फायदा होता है तो ये मानवता का फायदा है, ये मनुष्य जाति का फायदा है। किसी एक साइंस किसी एक पैथी का फायदा नहीं है, पैथी का फायदा नहीं है। हो सकता है कल को एलोपैथ भी इस बात को मानने लगे कि भाई उनके पास भी दवाइयां, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उससे उपचार करने लगे। तो ये आपस में संवाद जो नहीं हो रहा है, ये संवादहीनता को दूर करना पड़ेगा और इसके लिए एक पहलकदमी करनी पड़ेगी। एक दूसरी एक और बात मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले मुझे लगता है मैं लोहिया अस्पताल में, मैं कुछ साल पहले की बात है, मुझे डेंगू से मैं ग्रसित हो गया था। डेंगू ठीक हो गया तो मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो गया। अंग्रेजी दवा में कोई उपचार नहीं था, तो मैंने एनडीटीवी पे एक बार सुना कि भाई यूनानी मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ, उनके पास कोई दवा है, वो उससे बहुत फायदा होता है। तो मैं भी गया वहाँ पे देखने और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस बात को देख के कि जितनी संख्या में आरएमएल जैसे हॉस्पिटल में, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जितनी बड़ी संख्या में अंग्रेजी दवा एलोपैथी का इलाज करवाने के लिए लोग आए थे, उतनी ही बड़ी संख्या में यूनानी मेडिसिन का इलाज करवाने भी लोग आए थे, क्योंकि वहां भी जाने पे मुझे 1 से 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ा। तो लोग क्यों आ रहे हैं? जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो तरीका है उसके पास लोग क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब उनको कुछ तो फायदा होता होगा, कहीं पे फायदा होता होगा, तभी लोग जा रहे हैं। तो अब सवाल है कि ऐसे हॉस्पिटल्स में ही अगर हम एक ये सिस्टम डेवलप करें कि भाई पहले पेशेंट की ज़रूरत को समझा जाए और उसके हिसाब उसको कोई काउंसलिंग करे, एक एक्सपर्ट टीम, कि भाई इस प्रकार की बीमारी है तो हो सकता है तुम आयुर्वेद ट्राई करके देख लो, या तुम होम्योपैथ ट्राई करके देख लो, यूनानी ट्राई करके देख लो, या फिर एलोपैथ ट्राई करके देख लो। जो भी है, जो सही लगे उसके उपचार के लिए उस किस्म की ट्रीटमेंट उसको की सलाह दी जाए। ये भी एक अप्रोच हो सकता है। तो बहुत तरीके निकल सकते हैं इसके, लेकिन उसके लिए विवाद से बाहर निकलना पड़ेगा और दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा। ये फ्रिक्शन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये एक साइंस है, वो भी एक साइंस है, और जब ये दोनों साइंस है तो साइंस के बीच में विग्रह संभव नहीं है। साइंस तो बहुत ओपन चीज है, वो तो एक्सेप्ट करता है चीजों को, एक आधार जी। निश्चित रूप से दोनों को मिलकर काम करना होगा और तभी आगे बढ़ेंगी चीजें, नहीं तो अदरवाइज तो हमें अगर तय ही करने की चीजें खराब करनी है तो क्या किया जा सकता है। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर प्रोफेसर मिहिर भोले जी, आपका, कि आपने इतना समय दिया नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को और कुछ ज्ञान की बातें बताई। अब देखते हैं कितना लोग संभल पाते हैं, समझते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद आपने दिया।